लें बच्चों जी, ये हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से आपके लिए एक और तोहफा है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे पहले एनटीएस के ज़रिए से आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते थे, ऐसे ही अब आपको हायर एजुकेशन कमीशन ने एक ही टेस्ट बना दिया, जिसको वो उसका नाम दिया उसने यूएसएटी और यूसैट। ठीक है, इसका नाम रखा हुआ अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट रखा हुआ है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। ये दो तरह का टेस्ट होगा, मतलब एक ही टेस्ट में दो तरह की चीज़ें होंगी। एक एक मैथ्स का पोर्शन होगा और एक इंग्लिश का पोर्शन होगा। और ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि अब वो ये चाहते हैं कि जब भी आप किसी भी मतलब ये जो आपकी एक तो मेडिकल यूनिवर्सिटीज है ना, मतलब जैसे जिसके लिए एमडी कैट ज़रूरी है, तो उनके लिए ये टेस्ट नहीं है। ये टेस्ट उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए है जहाँ पर आप, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, जैसे एजुकेशन यूनिवर्सिटी हो गया, दूसरी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने अपने अपने एडमिशन्स जो है अपने टाइम के मुताबिक एफएससी के रिजल्ट के बाद वो अनाउंस करेंगे। और अनाउंस करने के बाद जब वो अप्लाई करने लगेंगे तो कहेंगे भाई आपके पास यूएसएट का कोई सर्टिफिकेट है कि आपने वो टेस्ट पास किया हुआ है। इतनी सी बात। और ये आपके लिए कोई 100% नंबर लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पास करना है, यानी 50% मार्क्स लेने हैं। उसके ऊपर जितने जितने नंबर आपके आते जाएंगे वो परफेक्ट स्कोर समझा जाएगा। वो आपके मेरिट लिस्ट के ऊपर इतना ज्यादा असरअंदाज नहीं होगा। परेशान नहीं होना आपको, ठीक है। इसकी अपनी तैयारी कैसे करनी है जी, वो हम जरा जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। कोई इसके लिए ये आप इसको देख सकते हैं, ये 35 वर्बल रीजनिंग है। वर्बल रीजनिंग का मतलब इंग्लिश का पोर्शन है, क्वांटिटेटिव का मतलब ये मैथ्स का पोर्शन है, और ये 25 आपके ऐसे है। ये ऐसे आप उर्दू में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अब मेरा फोकस होगा इस वर्बल रीडिंग के ऊपर कि ये आपके क्वेश्चन पेपर में कैसे आ सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये आप पॉज करके ये इसकी जो वो एचईसी ने जो ऐड दी है उसको आप आसानी से पढ़ लीजिएगा कि हु कैन अप्लाई फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट और विच यू सैट वर्जन टू अप्लाई फॉर बेस्ट। अच्छा, ये विच का मतलब ये है कि क्या आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं। देख लेते हैं आगे, शायद उसमें लिखा हो। जैसे ये लिखा हुआ है कि आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, जनरल साइंस के हैं या कॉमर्स के हैं, तो इसके मुताबिक आपने अपनी जो है वो तैयारी को करेंगे। इसका मतलब है कि जब आपका यूएसएट अगर आपका प्री मेडिकल है तो प्री मेडिकल के साथ साथ वो उसके जो पोर्शन होंगे उसमें एक पोर्शन इंग्लिश और दूसरा मैथ, और उसके अलावा फिर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी टेस्ट होगा उसके अंदर, ठीक है। अगर आप प्री मेडिकल, अगर आप ह्यूमैनिटीज में हैं या इंजीनियरिंग के अंदर, तो उसमें मैथ्स इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें इसकी आप इसको देख लीजिएगा। टेस्ट फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज लिखी हुई है, वगैरह वगैरह। हाउ टू अप्लाई का मतलब तो ये है कि भजन कल लास्ट डेट है, ठीक है। और ये लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, इसको अप्लाई कर लें। ऑनलाइन आप करेंगे और इसमें कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन ये कि फीस आपको जो 1,200 रुपये जमा करवानी है, वो उसके लिए जारी बात है, आपको बैंक टाइमिंग में ही ये सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज ये आपका मिस हो जाता है तो ऑब्वियसली एडमिशन होने हैं सितंबर अक्टूबर के अंदर, तो इसका दोबारा यू जो सेट है वो हो जाएगा। इसका पहला आप पता है हो चुका है जनवरी फरवरी के अंदर, तो अब इसके बाद ये होगा अक्टूबर नवंबर के अंदर। इसका मतलब ये है कि आपको इस साल आपको ये दाखिले आप मिस हो सकते हैं। इसलिए ये आप प्रायोरिटी के अंदर इसको जरूर जो है वो आप इसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं। अच्छा, ये पेपर कैसे होगा जी, ये है आपका पार्ट 1। पार्ट 1 पार्ट 2 अलग से लिखा हुआ है, जिसमें वो ऐसे है। वर्बल रीजनिंग में इंग्लिश एनालॉजी का क्वेश्चन होगा, सिनोनिम होगा, एंटोनिम होगा, सेंटेंस कंप्लीशन, और ये कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसको अपने कैसे सॉल्व करना है ये हम जल्दी से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है सेंटेंस कंप्लीशन का। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट वेदर ही विल गो ऑन अ पिकनिक और नॉट, ही इज सो। अब यहाँ पे आपने बताना है कि वो पर्सनैलिटी कैसी है। क्या वो डी लेटरस है, क्या वो ऑफेंसिव है, क्या फैक्टलेस है, क्या कैप्रेशियस है। अगर आपको इनके मीनिंग नहीं आते हैं तो ऑब्वियसली आप सेंटेंस कंप्लीशन सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए सेंटेंस कंप्लीशन सॉल्व करने के लिए अगर आप अकेडमीज ज्वाइन कर रहे हैं, और अगर आपने एमडी कैट की तैयारी की हुई है, ई कैट की तैयारी की हुई है, या आपने मेरी वीडियोस देखी हुई हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें कोई ना कोई क्लू जरूर मौजूद होता है। वो क्लू ये है कि आपको चाहिए कि आपको यहाँ पता चल गया कि वो आदमी मूडी आदमी है, तो मूडी आदमी के लिए डी लेटरस जो है ये भी एडजेक्टिव है। मजे की बात, फैक्टलेस जो है ना, ही इज अ फैक्टलेस पर्सन, तो ये भी एडजेक्टिव है। ऑफेंसिव भी एडजेक्टिव है, कैप्रिशियस भी एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब है कि इसकी लेवल ऑफ जो डिफिकल्टी है वो इंक्रीज्ड है, मतलब हायर लेवल पे। आपको इनके मीनिंग आने ही आने चाहिए। तो इसके लिए मसला ये होता है कि आपको कुछ टेक्निक्स होती हैं, मतलब वो प्री उसको कहते हैं कि
किसी वर्ड से कुछ पहले लफ्ज आ रहे हैं, कुछ बाद में आ रहे हैं, इसको प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस कहते हैं। तो डी लेटरस नेगेटिव वर्ड होता है। ऑफेंसिव आपको पता ही है, ये भी नेगेटिव वर्ड है। फैक्टलेस जो है यूजलेस के मानो में इसका मतलब यूजलेस होता है। कैप्रिशियस का मतलब मूडी होता है। ठीक है, तो चूंकि मूडी है तो ये डेल्टा ऑप्शन आएगा। अगेन यू हैव टू फॉलो सम टेक्निक्स, यू हैव टू सम स्पेंड सम टाइम टू अंडरस्टैंड दिस वोकैबुलरी पोर्शन। इसके लिए वीडियो आपको जरूर देखनी पड़ेगी। इनट्रांसिजेंट का एंटोनिम बताना है आपने। एंटोनिम, अब देखें लफ्ज इन है, इससे शुरू होने वाले ज्यादातर वर्ड नेगेटिव होते हैं। और ट्रांसिजेंट का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो स्टबन होता है, जिद्दी होता है, टेनिशियस होता है, अपने आप को चेंज नहीं करने वाला होता, उसको हम इनट्रांसिजेंट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि अनकम्प्रोमाइजिंग तो इसका सिनोनिम हो गया, इनफ्लेक्सिबल भी सिनोनिम हो गया, और एरोगेंट भी सिनोनिम हो गया। जो बच गया वो आपका क्या आंसर है, वो कोऑपरेटिव इसका आंसर होगा। अगेन 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 वोकैबुलरी 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 के लिए यू कैन नॉट लर्न ओवरनाइट। आप एक दिन एक के अंदर इसको याद नहीं कर सकते। इसके लिए बकायदा, और कुछ वोकैबुलरी याद होती भी नहीं है, वोकैबुलरी यूज की जाती है। जब आपको मीनिंग पता चल जाता है, आप इसको देखते हो उसका क्या मीनिंग है, तो फिर आपको थोड़ा बहुत जरा करना पड़ेगा। इसके बाद ये एनालॉजी क्या होती है? एनालॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। अगर ऑस्किलेट का रिलेशनशिप पेंडुलम के साथ क्या है, उसी तरह का रिलेशन नीचे चार ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है। आपको पता है कि ऑस्किलेट मूवमेंट को कहते हैं, और पेंडुलम एक डिवाइस होती है, एक बॉल होती है जो मूव करती है। तो पेंडुलम इज टू मूव, ठीक है, या ऑस्किलेट मूव करता है पेंडुलम की तरह। तो इसमें देखें, रिवॉल्व क्या करता है, व्हील रिवॉल्व करता है। और पेंडुलम क्या करता है, ऑस्किलेट। व्हील क्या करता है, रिवॉल्व। फिश स्विम करती है, लेकिन उस तरह स्विम नहीं करती जितना व्हील। और दूसरी बात है, ये पेंडुलम नॉन लिविंग थिंग है, फिश एक लिविंग थिंग है। कार टर्न नहीं करती, कार मूव करती है, नहीं होगा। और ये जो गायरोस्कोप है, ये स्पिन नहीं का, इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा, लिहाजा हमारा ऑप्शन क्या होगा, अल्फा ऑप्शन होगा इस वजह से। ठीक है, अच्छा, ये जो इसकी सारी जो टेक्निक्स हैं, या इसकी जो जितनी भी इसकी प्रैक्टिस है, उसकी मेरे पास बुक मौजूद है। वो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको इसके व्हाट्सएप पे इसकी ये बुक सारी भेज दूंगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो सकता है, कोई सी बड़ा डील नहीं है। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के अंदर आपको एक छोटा सा पैसेज में दो तीन सफ़ों का दिया होगा, दो तीन सफ़ा कह रहा हूँ, सॉरी, दो तीन लाइन का दिया होगा। वो लिटरल भी हो सकता है, फिगरेटिव भी हो सकता है, कंटेक्चुअल भी होता है। आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। ये सामने आपके सामने एक पैसेज आ रहा है, इसको स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। ये टाइटल ऑफ द पैसेज क्या होगा? तो उसमें दो चीजें, कंटेंट कहाँ से ले सकता है, प्योर साइंस में से, ह्यूमैनिटीज में से, सोशल साइंसेज में से वो आपकी कंटेंट आ सकता है। और वो जो स्टाइल है वो ह्यूमरस, सीरियस, आयरनिकल, सैटिरिकल, फिलोसॉफिकल, डॉक्यूमेंटेड, सब्जेक्टिव उसके स्टाइल हो सकते हैं। ठीक है, अब ये पेपर में क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है, इसकी टेक्निक क्या होती है, क्योंकि टाइम कम होता है, आपने सॉल्व करना होता है। प्री रीडिंग टेक्निक है, रीडिंग टेक्निक है, पोस्ट रीडिंग टेक्निक है। वोकैबुलरी के लिए आपको वर्ड्स की ग्रुपिंग करनी है, रूट वर्ड्स तलाश करने हैं, एसोसिएशन बनानी है, सेंटेंस मेकिंग टेक्निक होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टोन ऑफ द वर्ड है। तो ये को भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या होता है, आपने जो भी पैसेज आपको दे दे, इसको जरा पॉज कीजिएगा, पैसेज पढ़िएगा। क्वेश्चन ये पूछेगा, बताएं भाई टॉपिक क्या है, पूछेगा थीम ऑफ द पैसेज क्या है, मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड क्या होते हैं, टोन, मूड एंड एटीट्यूड के बारे में क्वेश्चन कर सकता है, स्पेसिफिक डिटेल्स, जजमेंट अबाउट द स्पेसिफिक डिटेल्स। ये वाले क्वेश्चन, आइडेंटिफाइंग एक्सेप्शन और स्टेटमेंट क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन वो आपके पेपर में पूछ सकता है। इसको, ये पैसेज आपके सामने मौजूद है, ये प्रॉब्लम क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, और मैंने आपको इसकी एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। ये देखिए क्वेश्चन कैसे दिए हैं, इसको पॉज कीजिएगा और इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि कितने आपसे सॉल्व हुए, कौन कौन सा नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह से ये एक और क्वेश्चन इस हवाले से, ये प्रोबेबल क्वेश्चन है, इस तरह से पेपर में वो आपके क्वेश्चन जो है वो दे सकता है। इसको पॉज कीजिएगा, सेम पैराग्राफ है, और ये टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको दिए, मैं ऑप्शन दिए होंगे उसके, और बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे, मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद जो सबसे ज्यादा मुश्किल चीज जिससे बच्चे तंग होंगे, वो है ऐसे राइटिंग। जिससे बच्चे को जान जाती थी वो भी पेपर में दे दिया। घबराना नहीं है, ऐसे चाहे उर्दू में लिखना हो, चाहे इंग्लिश में लिखना हो, ये चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे आर्गुमेंटेटिव हो, चाहे नैरेटिव हो। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है आपने चीजों को डिस्क्राइब करना है। जैसे ये साइंस के वाले से कि साइंस इज अ कर्स और अ ब्लेसिंग, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये आर्गुमेंटेटिव होता है। नैरेटिव ऐसे के अंदर आपने कहानी सुनानी होती है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के अंदर चीजों को डिस्क्राइब करना होता है। यार कोई भी ऐसे आ जाए नैरेटिव के अलावा, नैरेटिव के अलावा, वो डिस्क्रिप्टिव हो चाहे आर्गुमेंटेटिव हो, आपने उस ऐसे को डिवाइड करना है टॉपिक सेंटेंस के अंदर। इसके बाद आपने टॉपिक सेंटेंस के अंदर उस जो आपका टॉपिक है ना, मतलब साइंस इज अ कर्स और ब्लेसिंग, साइंस इज द बून और ब्लेसिंग, कुछ भी आ रहे, साइंस इज बेनिफिट, साइंस इज बेनिफिट, साइंस इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमैनिटी और नॉट।
कुछ भी आ रहा है, आपने क्या करना है कि उस टॉपिक सेंटेंस को डिफाइन करना है कि ये टॉपिक क्या है। इसके बाद आपने सिर्फ 3 पॉइंट लिखने हैं, फर्स्ट आर्गुमेंट, सेकेंड आर्गुमेंट, थर्ड आर्गुमेंट या कंटेंट पॉइंट। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपने तीनों पॉजिटिव लिखे हैं तो उसका फिर साथ नेगेटिव भी आप मेंशन करें, तीनों नेगेटिव लिखे हैं उसका साथ पॉजिटिव भी नहीं करें, और इसको पंच लाइन बनाकर एंड में उसको कंक्लूड कर दें। ये है आपकी टेक्निक। और ये बना बनाया ऐसे मैंने आपके सामने ये एक लिखा हुआ है, ये देखें, ये टॉपिक है आपके पास, इस साइंस अकर्स। तो ये मैंने उसका एक पूरा पैराग्राफ बना के दिया हुआ है। ये पहला अगर आप कलर में देखें तो ये टॉपिक सेंटेंस है। इसके बाद जो मैंने ये नेक्स्ट कलर में लिखा हुआ है, ये टॉपिक सेंटेंस मतलब ये नहीं है, ये आर्गुमेंट 1 है। इसके बाद ये आर्गुमेंट 2 है। इसके बाद ये आर्गुमेंट 3 है, और इसके बाद मैंने इसकी पंच लाइन बनाई हुई है। और इसको फिर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वन बाय वन को। जैसे ये आपका जो पॉइंट है ना, फ्रॉम द इन्वेंशन ऑफ व्हील टू द डिस्कवरी, ये उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन है। और ये लार्जली साइंस हैज बॉट लॉट्स ऑफ लग्जरीज, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, एज इट इज कॉमन फिनोमेना द एवरी लग्जरी हैज इट्स प्राइस टू पे। तो ये उसके नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए। यानी आपने कोई भी ऐसे लिखे हो उसके आपने 3 पॉइंट बनाने। एम ऑफ साइंस क्या है, यूजिंग ऑफ साइंस क्या है, और डार्क एस्पेक्ट क्या है। ये सारी डिस्कशन एंड में लास्ट पैराग्राफ के अंदर आप कंक्लूड कर सकते हैं। जहां तक क्वेश्चन आता है ना कोटेशन, आप कोटेशन जरूर लगाएं, लेकिन कोटेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होनी चाहिए, जो आपने आर्गुमेंट दिया उसके मुताबिक मैच करने चाहिए। फजूल जो में कोई कोटेशन देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। आपको रेफरेंस जरूर देना चाहिए कि ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये बात किसी और मशहूर आदमी ने भी कही हुई है, इसको कोटेशन कहते हैं। तो ये जरूर ऐड कीजिएगा। इस तरह से आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको उर्दू अच्छी, आपने जब इंग्लिश लिखनी है तो 3-4 चीज़ों को ध्यान में रखना है कि ग्रामर मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और जो बात कर रहे हैं उसके अंदर एक लिंक बनाओ। ये तभी हो सकता है जब आपने चीज़ों को पढ़ा हुआ हो, ठीक है। तो उर्दू में भी लिख लें अगर आप आसानी, अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही उर्दू में लिख लें। 25 मार्क्स हैं, आपने कम अज कम मतलब टोटल 50% मार्क्स तो लेने। तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर दें, आपको चीज़ें सारी आती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा कोई और चीज़, मेरा ख्याल है मैंने मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर कर ली हैं, कुछ चीज़ें रह गई हैं तो आप मुझसे ज़रूर क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है जी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही।